Sure. Good morning. Today's topic is polymerization. The process of polymer formation is called polymerization. यानी जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाती हैं तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण की प्रक्रिया दो तरीके से संपन्न होती हैं। One is addition polymerization and another is condensation. Addition polymerization यानी योगात्मक बहुलीकरण when the simple molecules of monomers are linked together to form long chain without the elimination of any byproduct molecule. The product formed are called addition polymers and the process involved is called addition polymerization. योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में जब सरल मोनोमर यूनिट्स आपस में इस प्रकार लिंक होती हैं कि उनसे बनने वाला जो लॉन्ग चेन कंपाउंड या बहुलक है उस प्रक्रिया में इस बनने के दौरान किसी भी छोटे बाय प्रोडक्ट की हानि नहीं होती है तो प्रोडक्ट को हम योगात्मक बहुलक या एडिशन पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं और इस प्रक्रिया को एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के छोटे मॉलिक्यूल की हानि नहीं होती, ह्रास नहीं होता, तो बनने वाले बहुलक का अणुभार मोनोमर यूनिट के अणुभार का सिंपल मल्टीपल होता है। इसको हम निम्न एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा सकते हैं। जब पॉलीथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मोनोमर यूनिट से बनता है तो ये प्रक्रिया योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा ही संपन्न होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब छोटी छोटी ये मोनोमर यूनिट्स बहुत सारी संख्या में एकत्र होकर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाती हैं तो उसे हम पॉलीथिन कहते हैं। और ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें आने वाला मोनोमर यूनिट पहले उपस्थित मोनोमर यूनिट के साथ में जुड़ता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड पॉलीथिन का निर्माण करता है और इस दौरान किसी भी छोटे अणु का ह्रास नहीं होता है। विनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो विनाइल क्लोराइड के दो या दो से अधिक अणु CH2CHCl जब आपस में जुड़कर बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं PVC, तो वह भी एक सिंपल एडिशन बहुलीकरण की प्रक्रिया है। इसी तरह से स्टायरीन के दो या दो से अधिक अणु जब आपस में मिलते हैं तो वह भी योगात्मक बहुलीकरण की प्रोसेस के द्वारा पॉलीस्टायरीन का निर्माण करते हैं। इन पूरे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद में एक चीज़ क्लियर है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है की जो प्रक्रिया है ये उन मोनोमर यूनिट्स में होती है जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें लेटरल सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्रियात्मक समूह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है, किसी भी छोटे बाय प्रोडक्ट की हानि नहीं। एडिशन पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे। इसका मैकेनिज्म चेन पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया पर आधारित है। व्हाट इज चेन पॉलीमराइजेशन? चेन पॉलीमराइजेशन इज द सेल्फ एडिशन ऑफ मोनोमर्स। जैसा कि इसका नाम है, मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और ये प्रक्रिया चेन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। चेन पॉलीमराइजेशन दो तरीके से संभव है। वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड अनदर इज कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। और दोनों ही प्रक्रिया में ये तीन पदों के द्वारा संपन्न होता है। वन इज चेन इनिशिएशन, सेकेंड इज चेन प्रोपोगेशन एंड थर्ड इज चेन टर्मिनेशन। पहले हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, मुक्त मूलक मैकेनिज्म। क्या चीज़ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल एनिमल्स या जिन्हें हम इनिशिएटर्स के नाम से जानें,
जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, और चेन इनिशिएशन के लिए हमें फ्री रेडिकल की आवश्यकता होती है जो कि प्रक्रिया को प्रारंभ कराएगा। ये इनिशिएटर्स क्या होते हैं? ये प्रक्रिया प्रारंभ कराने वाले जो चेन इनिशिएटर्स हैं, दे आर थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड डिकम्पोजेज इनटू फ्री रेडिकल्स। ये बहुत जल्दी अधिक ताप में, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलकों में टूट जाते हैं, और ये मुक्त मूलक जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत अधिक हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये चेन इनिशिएटर का काम करते हैं। तो सबसे पहले चेन इनिशिएटर एक मोनोमर यूनिट पर अटैक करता है। मोनोमर यूनिट में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसका एक बॉन्ड टूटकर अपने अपने इलेक्ट्रॉन, अपने साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेते हैं, और इस प्रकार मुक्त मूलक उस डबल बॉन्ड पे अटैक करके अगेन एक एक्टिव साइट तैयार करता है उस मोनोमर यूनिट के साथ में जुड़कर। तो यह प्रक्रिया कहलाती है चेन इनिशिएशन, और अब इस प्रक्रिया के द्वारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में ये फ्री रेडिकल जो कि चेन इनिशिएटर से बना था, वो एक दूसरी मोनोमर यूनिट पर अटैक करता है, और अगेन उसी प्रोसेस के द्वारा वह मोनोमर यूनिट इस चेन इनिशिएटर के साथ में मिलके एक नई एक्टिव साइट का निर्माण करती है, और यह एक्टिव साइट अगेन दूसरे मोनोमर यूनिट पर अटैक करके एक नई एक्टिव साइट का निर्माण करती है, और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और चेन प्रोपोगेशन होता रहता है और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड की रचना होने लगती है। अब ये प्रक्रिया तभी रुकेगी जब हम तीसरे स्टेप में चेन टर्मिनेशन में जाएंगे। चेन टर्मिनेशन यानी चेन का टूटना, और वो कैसे टूटेगा? या तो दो फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएं, या किसी तरह से एक मोनोमर में से हाइड्रोजन एटम का लॉस हो जाए। तो चेन टर्मिनेशन का प्रोसेस किसी भी इन प्रक्रिया के द्वारा संभव हो जाता है, और इस मैकेनिज्म के द्वारा एक लॉन्ग चेन हाई मॉलिक्यूलर वेट एडिशन पॉलीमर हमें प्राप्त होता है। तो हमने देखा इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा किसी भी छोटे यूनिट का कोई ह्रास नहीं हुआ, छोटा मॉलिक्यूल टूटकर इससे अलग नहीं गया, इसलिए इससे बनने वाले बहुलक का अणुभार सिंपल, जो हमारा मोनोमर यूनिट है उसके अणुभार का सिंपल मल्टीपल होता है। अब हम दूसरे मैकेनिज्म की बात करें, कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म का इनिशिएशन एक लुईस एसिड के द्वारा संभव होता है, लाइक AlCl3 और VF3। ये भी उसी तरह से तीन प्रोसेस के द्वारा चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन के द्वारा संभव होता है। चेन इनिशिएशन में लुईस एसिड के द्वारा H आयन जब डबल बॉन्ड पर अटैक करता है तो एक कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। ये कार्बोनियम आयन अगेन चेन प्रोपोगेशन के प्रोसेस के द्वारा दूसरे मोनोमर यूनिट पे अटैक करके एक तीसरे कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है जब तक कि चेन टर्मिनेशन नहीं हो जाता। चेन टर्मिनेशन के समय H आयन जो कि प्रारंभ में कार्बोनियम आयन बनाने के समय जोड़ा गया था, वहाँ से उसका एलिमिनेशन हो जाता है और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड हमें प्राप्त होता है जिसे हम एडिशन पॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस चेन पॉलीमराइजेशन के द्वारा लॉन्ग चेन कंपाउंड हमें प्राप्त होता चला जाता है। अब पिछले लेक्चर में हमने इनकी संरचना के बारे में देखा था कि किस तरह से जो लॉन्ग चेन कंपाउंड हैं ये लीनियर, ब्रांच्ड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक्चुअली जब हम इस प्रोसेस को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मोनोमर्स की फंक्शनैलिटी के आधार पर हमें लीनियर, ब्रांच्ड या 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर प्राप्त होते हैं। अगर ये बाय फंक्शनल है, अगर मोनोमर यूनिट्स बाय फंक्शनल हैं, डबल बॉन्ड है,
तो इनमें सिंपल एडिशन होकर 2 more molecules will give linear polymer। लेकिन अगर ये ट्राई फंक्शनल हैं तो इनमें एक्टिव साइट्स 3 तरह से बन सकती हैं और एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एक मोनोमर यूनिट की फंक्शनैलिटी डिसाइड करती है कि बनने वाला पॉलीमर लीनियर होगा, ब्रांच्ड होगा या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये पॉलीमर की गुणवत्ता निर्धारित करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ निर्धारित करता है, उसकी स्ट्रक्चर निर्धारित करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।